वेलकम इन दिस लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है लौह समीकरण। लौह समीकरण ब्रेक की तरह क्रिस्टलों की संरचनाओं का अध्ययन करने के काम में आती है। जिस प्रकार ब्रेक ने क्रिस्टल तलों से विवर्तित होने वाली एक्स किरणों के प्रारूप से विवर्तन प्रारूप से क्रिस्टल की संरचना की व्याख्या की, उसी प्रकार लौह समीकरण की सहायता से भी हम क्रिस्टल संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो लौह समीकरण में हम किसी क्रिस्टल तल में उपस्थित परमाणु के द्वारा विवर्तित तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होने वाले विवर्तन प्रारूप का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक क्रिस्टल परमाणु है P1 और ये दूसरे क्रिस्टल परमाणु है P2। देखो आप कि ये तल है और ये दूसरा तल है। तल इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, ये तल सेकंड है। ठीक है, तो इस तल फर्स्ट पर एक परमाणु है P2 और तल सेकंड, जो तल फर्स्ट और तल सेकंड दोनों एक दूसरे के लंबवत है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो लंबवत मध्य न्यूनतम दूरी है वो D है और दोनों के मिलर सूचकांक क्या होंगे? एक ही होंगे। समांतर तल है ना, तो समांतर तलों के मिलर सूचकांक क्या होंगे? एक ही होंगे। तो P1 पर आपतित होने वाली कोई जो किरण है, ये किरण P2 पर आपतित होने वाली किरण जो है वो विवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार इस किरण के समांतर आपतित होने वाली कोई दूसरी जो X किरण है वो P1 पर आपतित होती है और P1 से विवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ये दोनों जो विवर्तित तरंगे हैं ये आगे चलकर अध्यारोपित होकर विवर्तन प्रारूप बनाती है। तो किरण जो आपतित है उस किरण की हमें यहाँ सिर्फ दिशा चाहिए। आपतित किरण की दिशा को हम निरूपित करते हैं आई कैप वेक्टर से। देखिए आई कैप वेक्टर आपतित किरण की दिशा है, तो इसके समांतर आपतित किरण की दिशा भी क्या होगी? आई कैप। आई कैप जो है वो एक इकाई सदिश है, उसका परिमाण कितना है? 1, यानी ये सिर्फ दिशा को निरूपित करते हैं। चलिए, विवर्तित जो किरणें हैं उसकी दिशाओं को निरूपित करते हैं एस्केप वेक्टर से। एस्केप वेक्टर भी सिर्फ क्या है? एक दिशा है। अब देखो कि किरण जो P1 से विवर्तित होती है, दूसरी किरण P2 से विवर्तित होती है, वो दोनों किरणें जब समांतर है लेकिन आगे मिलती है तो दोनों के पथ में अंतर के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? पथांतर। और जिसके कारण विवर्तन प्रारूप है वो कैसा होगा? उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, वो उनके मध्य पथांतर पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ इन दोनों किरणों के मध्य का जो पथांतर है उसको ज्ञात करना चाहते हैं। तो पथांतर ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि P1 से तल फर्स्ट पर आपतित किरण पर एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लीजिए, ये इसको हमने इससे मिला दिया, तो ये एक इस पे लंब है और ये P1 से खींचा गया है और ये इन दोनों किरणों के पथ पे लंबवत है। ठीक है, इसी प्रकार P2 से हम निर्गत किरण जो है या विवर्तित किरण है उस पर क्या करते हैं? लंब ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, तो ये लंबवत हो गया इसके। और P1 से P2 को निरूपित करने के लिए एक विस्थापन सदिश R सदिश को हम निरूपित करते हैं। देखो P1 से P2 को निरूपित करने के लिए विस्थापन सदिश R का हम निरूपण कर रहे हैं। फिर R सदिश को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि P1 पर एक परमाणु है, P2 पर दूसरा परमाणु है। तो P1 से P2 यानी P1 से P2 को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है वो क्या है? R वेक्टर है। ठीक है, तो R वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं A I कैप, B J कैप और C K कैप के फॉर्म में, जहाँ A B C जो है वो इसके क्या है? गालक नियतांक है। समझ आई बात? नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये इस बिंदु को मैं निरूपित कर देता हूँ A से और इस बिंदु को निरूपित कर देता हूँ B से। तो देखिए किरण जो P2 से विवर्तित होती है और जो किरण P1 से विवर्तित हो रही है, उन दोनों किरणों के बीच के पथ का जो अंतर है वो हम ज्ञात करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि A बिंदु P1 बिंदु दोनों समान कला में है, P2 बिंदु और B बिंदु समान कला में है। तो P1B डिस्टेंस में से अगर P2A डिस्टेंस हम माइनस कर दें तो इन दोनों किरणों के मध्य का क्या आ जाएगा? पथांतर। तो विवर्तन उच्चिष्ट की शर्त हमें ज्ञात करनी है। तो दोनों तरंगों के बीच में पथांतर देखते हैं। तो दोनों के बीच में पथांतर डेल इज इक्वल टू क्या है? पथ P1B माइनस A P2। अब P1B और A P2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप
ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें P1B का मान ज्ञात करना है, तो नीचे वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये लेंगे हम। तो इस ट्राइंगल को नाम दे दिया P1B P2 में। तो इस ट्राइंगल में आप इस कोण को मान लीजिए साई, ठीक है। तो इस कोण के लिए आप मेरे को कोस ऑफ साई बताइए, यानी साई कोण हमने किसके बीच में माना है, एस्केप डायरेक्शन और आर के बीच में। तो इस कोण के लिए कोस ऑफ साई क्या होगा, कोस ऑफ साई इज इक्वल टू हो जाएगा इसका बेस P1B और अपॉन हाइपो आर। तो P1B अपॉन हाइपो ये क्या है, P1 P2 है। तो ये हो गया P1B, तो हमें ज्ञात करना है, और P1 P2 किसके इक्वल है, आर का रिजल्टेंट। तो आर का रिजल्टेंट का मीनिंग हो गया, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो यहाँ से P1B इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, आर कोस साई। P1B इज इक्वल टू आर कोस साई। नेक्स्ट P1B में भी रिटर्न एज, देखो आर जो है वो वेक्टर है, और P1B की डायरेक्शन देखिए, P1B की डायरेक्शन किधर है, एस्केप। तो एस्केप का रिजल्टेंट कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं लिखता हूं एस्केप डॉट आर वेक्टर। देखिए P1B इज इक्वल टू एस्केप डॉट आर वेक्टर। इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलिए, एस्केप का परिमाण 1, आर का परिमाण r, और दोनों के बीच का कोस ऑफ साई। तो एस्केप और आर के बीच का एंगल कितना है, साई, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट ट्राइंगल, हमें AP2 का मान ज्ञात करना है। तो ट्राइंगल हम ले लेते हैं P1A P2। तो P1A P2 में, तो देखिए यहाँ पर हमने एस्केप और आर के बीच में एंगल लिया है, तो यहाँ हम आपतित किरण I और R के बीच में लेंगे। तो I के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, तो I और इसी तरह R को आगे बढ़ा सकते हैं। तो I और R के बीच का जो कोण है उसको हम इस तरफ दर्शा रहे हैं, और ये कोण हम इसको मान लेते हैं साई। तो इसके लिए कोस ऑफ साई पढ़िए। तो कोस ऑफ साई इसके लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो। तो बेस हो गया इसका, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया इसका AP2 अपॉन इसका हाइपो P1 P2। वही AP2 हमें ज्ञात करना है, और P1 P2 क्या है, R है। और इससे हम लिख सकते हैं AP2 इज इक्वल टू R कोस साई। बट AP2 के लिए देखो, यहाँ AP2 की जो डायरेक्शन है वो किधर है, आई कैप। तो हम इसका जो परिमाण है R को कोस साई, उसको आई कैप को अगर सम्मिलित करें इसी प्रकार, तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप डॉट आर वेक्टर। क्यों, आई कैप डॉट आर वेक्टर को खोलेंगे तो आई कैप का परिमाण 1, आर का परिमाण r, और कोस ऑफ दोनों के बीच में एंगल, तो एंगल दोनों के बीच में क्या है, साई। ये देखो कोई आवश्यकता नहीं है कि ये एंगल साई हो तो ये भी साई होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यही है कि यहाँ पर ये डॉट के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो एंगल को हमें नहीं चाहिएगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस एंगल का कोई आगे रोल भी नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अब हमें मान मिल गया P1A और A P2 का, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा पथांतर। तो दोनों के बीच का पथांतर है डेल, दैट इज इक्वल टू P1B इज एस कैप डॉट आर वेक्टर माइनस आई कैप AP2 आई कैप डॉट आर वेक्टर, दोनों में कॉमन आ गया आर वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं एस कैप माइनस आई कैप डॉट आर वेक्टर। अब देखो एस कैप और आई कैप दोनों वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तो है ही, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी एक वेक्टर होगा, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन वेक्टर से। तो एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव्स, ठीक है। तो यहाँ एन वेक्टर को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर इस डायग्राम में ही आई कैप ये है, आई कैप को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ, ये भी आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा। अब यूनिट वेक्टर इतना है वो अलग बात है, यूनिट वेक्टर की यूनिट लेंथ कितनी है वो अलग है, लेकिन डायरेक्शन तो यही है। और यहाँ देखिए एस ये है ही, एस वेक्टर ये है ही,
एस्केप, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से आई केप माइनस एस केप माइनस आई केप को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एस केप माइनस आई केप इट्स मीन, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये एक वेक्टर यहां बनाऊं तो ये एस केप डायरेक्शन है, ये आई केप डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर कितना होगा? अगर मान लो ये आई केप की यूनिट लेंथ है तो सदिशों के त्रिभुज नियम से ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? एस केप माइनस आई केप। क्यों? सदिशों का त्रिभुज नियम, दो भुजाओं को बंद करने वाला जो सदिश है, इन दोनों भुजाओं बंद करने वाला, इनका सम होगा। इट्स मीन ये जो एस केप है ये आई केप और इसका सम होगा, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा? एस केप माइनस आई केप। और ये एस केप माइनस आई केप है, ये कौन है? एन वेक्टर। तो देखो एन वेक्टर जो है वो हमारे समझ में आ रहा है कि इस जो तल है, तल फर्स्ट और तल सेकंड, इन दोनों समांतर तल जो हैं इनके लंबवत जो है वेक्टर है वो एन वेक्टर है, राइट। तो एन वेक्टर जो है वो जालक तलों के लंबवत सदिश है। इसका परिमाण कितना है वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से एन का परिमाण हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। यहाँ ज्यामिति स्पष्ट नहीं होगी लेकिन ये दोनों एंगल क्या होंगे? थीटा ही होंगे। तो एक बार आप देखिए कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, बेस इनका सेम है, समझे ये बात। और ये इसलिए क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? ठीक है, सर्वांग सम होंगे, तो इसलिए ये और ये भुजा भी क्या होगी? सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी ना। तो इसमें ये टोटल जो लेंथ है ये कितनी है? एन वेक्टर है, तो इसका हाफ है वो कितना होगा? एन वेक्टर बाई 2। तो एन वेक्टर का रिजल्टेंट उसका आधा हो गया ये भुजा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा देखिए, तो साइन थीटा इस ट्राइंगल का लंब बटे करण, तो लंब इसका कितना है? एन वेक्टर बाई 2। और करण देखिए, इसका करण किसको बता रहा है? एस केप को। तो एस केप का रिजल्टेंट, तो एस केप का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर का क्या होगा? परिमाण 1। तो यहाँ से देखिए एन वेक्टर का जो परिमाण है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 साइन थीटा। तो देखिए एन वेक्टर का हमें परिमाण मिल गया। और एन वेक्टर जो है वो है किधर? ये दिमाग में रखिएगा कि एन वेक्टर है जो क्रिस्टल तल हैं उनके लंबवत सदिश, ठीक है। तो एन का परिमाण हमें मिल गया, दोनों के बीच में पथांतर हमें मिल गया। अब हम शर्त लिखते हैं, देखिएगा उच्चिष्ट के लिए क्या शर्त होती है? विवर्तन उच्चिष्ट के लिए क्या शर्त होती है? पथांतर कितना होना चाहिए? इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा। और तो क्या पथांतर क्या होना चाहिए? लेमडा का पूर्ण गुणज। और या फिर अगर हम कलांतर के रूप में लिखें तो कलांतर है वो क्या होना चाहिए? 2 पाई एन, यानी 2 पाई का पूर्ण गुणज। तो यहाँ पथांतर हमें पता है, तो पथांतर को कलांतर में लिखने के लिए क्या हो जाएगा? बोलो क्या करेंगे? 2 पाई बाई लेमडा से इसको मल्टीपल कर देंगे, तो एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो ये पथांतर है तो लेमडा में लिख के बाद में भी परिवर्तित कर सकते हो। तो यहाँ ये दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? कलांतर जो है वो क्या होना चाहिए? 2 पाई ऑफ एन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ये। अब देखो ये एक जनरल समीकरण मिल गई हमें, किसके लिए? विवर्तन उच्चिष्ट के लिए। अब इसी समीकरण को हमें घटकों के रूप में अगर हम लिख देंगे तो वो लाउवे समीकरण बन जाएगा। घटकों को हमें समझना है। यहाँ अलग से मैं लिख देता हूँ उस तरफ का बोर्ड काम में लेने के लिए। एन इज का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। यहाँ ये थीटा एंगल है वो काम का है। देखो आर जो वेक्टर है वो अपने कंपोनेंट के रूप में लिखा जा रहा है, ए आई केप, बी जे केप और सी के केप। ए बी सी जो है वो आर वेक्टर के कंपोनेंट है, ठीक है। देखिएगा एन जो है वो क्रिस्टल जो तल है उस तल के लंबवत सदिश है। हम एक
जो टॉपिक है पहले का उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये एक क्रिस्टल तल है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल तल पर जिसके मिलर सूचकांक क्या है, HKL है, और इस क्रिस्टल तल के लंबवत जो है वो तल के लंबवत जो वेक्टर है वो कौन है, n वेक्टर। ये देखिए ये n वेक्टर इस तल के क्या है, लंबवत है, नहीं बात। तो इस n वेक्टर के इस तल को क्रॉस करने वाली अक्षों के साथ में हम कंपोनेंट लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पर n वेक्टर जो ये यानी चालक तल के लंबवत जो वेक्टर है ये किसी और वेक्टर r रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु को निरूपित कर रहा है, समझ आ रही बात, वो उसके साथ में हम इसके कंपोनेंट लिखते हैं। तो ये समीकरण हम यहाँ 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर देंगे। तो एक बार के लिए इक्वेशन को मैं लिखता हूँ n डॉट r इज इक्वल टू n लेमडा, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में है r का मान। अगर r के कंपोनेंट में हम इसे लिखें तो ध्यान दीजिएगा n डॉट r का कंपोनेंट कौन सा, a i कैप को हम a वेक्टर से अगर लिखें तो ये हो जाएगा n डॉट a इज इक्वल टू n इंटू n लेमडा। अब यहाँ देखिएगा कंपोनेंट में लिख रहे हैं तो यही मल्टीपल नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट उसी मल्टीपल को सेटिस्फाई करे, समझ आई बात। तो कंपोनेंट के लिए कोई और मान होगा तो n की जगह कोई और पूर्णांक आएगा जिसको मैं लिखता हूँ h प्राइम। तो ये हो गया n डॉट a इज इक्वल टू h प्राइम लेमडा। इसी प्रकार n का किसके साथ में, r के दूसरे कंपोनेंट b के साथ में, तो n डॉट b इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कोई दूसरा मल्टीपल इंटीजर k प्राइम लेमडा। और इसी तरह से n डॉट c इज इक्वल टू l प्राइम लेमडा। h के l जो है वो देखो हम जानते हैं मिलर सूचकांक है, लेकिन एक बार मैंने इनको यहाँ कोई अन्य पूर्णांक लिए हैं h प्राइम, k प्राइम और l प्राइम, ठीक है। अब आप देखिए कि n का a के साथ में जो कोण है सपोज कीजिए वो अल्फा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, और n का जो अपना, अब हम डॉट को खोलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, कोस ऑफ एंगल, और उसके साथ हम n का मान भी रख देते हैं। n का मान क्या है, 2 sin थीटा। तो ये समीकरण जो है पुनः समीकरण को क्या लिखा जाएगा, 2 sin थीटा, डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस, और a का रिजल्ट a है और कोस ऑफ, तो n और a के बीच में जो एंगल है वो सपोज करिए क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो n और a के बीच में जो एंगल है इसको सपोज कर लीजिए अल्फा है, n और b के बीच में एंगल है वो बीटा मान लीजिए, और n और c के बीच में एंगल है तो गामा मान लीजिए, ठीक है। ABC क्या है, जालक सदिश ही तो है, तो इसलिए ये cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू h प्राइम ऑफ लेमडा। अगर इसको a को पहले ले लें तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2a sin थीटा cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू h प्राइम लेमडा। इसी प्रकार b को लिखेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 2a की जगह क्या आ जाएगा b, हो जाएगी बात, और sin थीटा और b का कोण जो है यानी वो cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू k प्राइम लेमडा। और इसी तरह से 2c sin c cos ऑफ गामा, c जो है उसके साथ ये बना कोण n प्राइम का, एंड दिस इज इक्वल टू l प्राइम लेमडा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये जो 3 समीकरण है जो घटकों के रूप में है, ये तीनों समीकरण ही क्या कहलाती है, लाउए समीकरण, जहाँ h के l जो प्राइम्स हैं वो वही इंटीजर मल्टीपल हैं, समझ में आई बात। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा जो है वो क्या है, दिक् कोज्याएं हैं। दिक् कोज्याएं किसकी, इससे क्रिस्टल तल की, ठीक है। तो हमारे को क्रिस्टल तल की दिक् कोज्याएं पता है, और अगर हमारे को क्रिस्टल तल के देखो h प्राइम के l प्राइम जो है वो मिलर सूचकांकों के ही गुणज होते हैं, ठीक है। तो h के l प्राइम का मान अगर मिलर सूचकांक अगर हमें पता है तो हम उस क्रिस्टल के लिए थीटा हम एडजस्ट करके हम उसके a b और c जालक नियतांकों के मान ज्ञात कर सकते हैं।
हो जाए बात। या अगर हमें किसी क्रिस्टल के लिए ए बी सी के मान पता है और एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम यानी मिलर सूचकांक के मान पता है, लेमडा हम जो एक्स किरण काम में लेंगे उसकी तरंग दैर्ध्य हम पहले से ही हमें पता होगी, तो हम उसके लिए अल्फा बीटा और गामा के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है यूजिंग लाउवे इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक इसी से करेंगे कि लाउवे समीकरण को ब्रेग समीकरण में परिवर्तित करना, या फिर सिद्ध कीजिए कि लाउवे समीकरण ही ब्रेग समीकरण का दूसरा रूप है। तो इस तरह से ड्राइव करते हैं। देखिए, आपने अभी देखा कि कोस ऑफ एल्फा, कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ गामा किसी भी क्रिस्टल तल के लंबवत एक्सको के लिए दिक्कोजाएं हैं, यानी उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यानी ए बी और सी चालक नियतांक है उनसे बने कोण। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा कि जैसे मान लो एक हम तल लेते हैं, ये तो इस तल के लिए ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो सीधी सी बात है ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसके मिलर सूचकांक हो गए 1 0 0। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप कोई प्लेन ये वाला प्लेन चूज करते हो, तो इस वाले प्लेन के लिए मिलर जो सूचकांक है वो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, इसके मिलर सूचकांक हो जाएंगे 1 1 1। ठीक है, तो देखिए अगर ये तल और इससे पहले मान लीजिए अगर ऐसा कोई तल संभव है, तो इस तल के मिलर सूचकांक क्या हो जाएंगे 2 0 0। और इसी प्रकार इस तल के समांतर अगर कोई तल संभव था तो उसके मिलर सूचकांक कितने हो जाएंगे 2 2 2। आ रही बात समझे, यानी समांतर तलों के जो मिलर सूचकांक होते हैं वो उनमें कोई भी जो मल्टीपल होता है इंटीजर वो कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि एच के और जो एल प्राइम जो है ना वो मिलर सूचकांकों के ही अनुपात को बताते हैं। इट्स मीन एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम जो है इनका जो रेशियो है ये उस तल के मिलर सूचकांक एच के एल के रेशियो को ही बता रहा है। तो एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एच के और एल से। कोई कॉमन मल्टीपल होगा इनमें, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इस समीकरण से cos ऑफ एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो cos ऑफ एल्फा का मान आ गया एच से, इसको मैंने एच प्राइम को एच से रिप्लेस कर दिया, तो एच लेमडा अपॉन 2a साइन थीटा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से cos ऑफ बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो k लेमडा अपॉन 2a साइन थीटा। और इसी तरह से तीसरे समीकरण से cos गामा का मान ज्ञात कीजिए एल लेमडा अपॉन ए की जगह बी और 2c साइन थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि दिक्कोजाओं के लिए संबंध है एक कोस स्क्वायर ऑफ एल्फा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ बीटा और प्लस कोस स्क्वायर ऑफ गामा का सम है वो कितना होगा 1 होगा। तो ये इस समीकरण में मान हम पुट करते हैं। तो इस समीकरण में ये मान पुट किए तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, एच स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ रह गया एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट रह गया के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इस क्वांटिटी को इधर ले जाएंगे और अनरूट बना कर देंगे, तो ये आ गया लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा। और देखो आपको मैंने बताया था कि एच के एल प्राइम को अगर मैं एच के एल में करूंगा तो एक कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल को मैं एन ले लेता हूँ जो कि सब में आएगा एच प्राइम इज इक्वल टू एन एच। ये लिखा है मैंने एच प्राइम इज इक्वल टू एन एच। इसी प्रकार के प्राइम इज इक्वल टू
एन के एंड एल प्राइम इज इक्वल टू एन एल। तो ये एन 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 और कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये एन लेमडा के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, और ये क्वांटिटी इधर आई तो ये बन गया 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 1/2। तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 का इनवर्स हम जानते हैं किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रिस्टल तलों के मध्य लंबवत दूरी d को। तो इट्स मीन एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू d, और क्या लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ये ब्रेग समीकरण है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लाउएस समीकरण से ब्रेग समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।